सीएम योगी ने किया मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण रैली को दिखाई हरी झंडी। पेशी से घबराए अतीक के बेटे अली उमर, पहुंचे हाई कोर्ट, बोले जान को है खतरा। सीएम योगी एक बार फिर लाउड स्पीकर हटाने को हुए सख्त, डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार। कांग्रेस कैसे लागू करेगी उदयपुर डिक्लेरेशन, एक परिवार से तीन दावेदार। दिल्ली में कब मिलेगी गर्मी से राहत, कई राज्यों में आज जमकर बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया 3 बजे की बड़ी और अहम खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस, प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर हमलावर है। लगातार तीसरे दिन वीडियो मैसेज में उन्होंने प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के मुख्यमंत्री त्रिकाल के 1.5 साल के दौरान हुए कार्यों पर भी सवालिया निशान लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में गरीब आदिवासी बहनों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। संबल योजना से गरीबों को बल मिला था, आदिवासियों को जूते चप्पल देते थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये सभी योजनाएं बंद कर दी। सीएम शिवराज ने कहा कि बैग सहारिए भारी वाहनों को हर महीने 1000 रुपए आहार अनुदान बंद करने का पाप कमलनाथ ने किया है। शिवराज ने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित किया है, कभी आदिवासी जननायक को सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ एक खानदान के स्मारक बनवाए, जबकि हम आदिवासी जननायकों के स्मारक बनवा रहे। उन्होंने कहा कि जबलपुर में रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बन रहा है, टाने मामा का स्मारक बनाया। आदिवासी जननायकों के गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम हमने किया। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए। ये कांग्रेस है जिसने मेरी गरीब आदिवासी बहनें, जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती है, कहते हुए दर्द और तकलीफ होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, इनने बेगा, भारिया, सहरिया तीनों के खाते में 1000 डालते थे हम 2017 से। बेगा, भारिया और सहरिया गरीब बहनों के पैसे बंद करने का पाप अगर किया आहार अनुदान के, तो कांग्रेस ने किया। कौन ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया? संबल योजना बंद कौन ने की? कांग्रेस ने बंद की। हम जूते चप्पल पैर में पहनाते थे इसलिए कि नंगे पांव अगर कोई बहन तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी और उसके पांव में कांटा चुभता था, तो वो कांटा हमारे कलेजे में चुभता था। लेकिन हम अब पांव में चप्पल पहना रहे हैं तो तकलीफ उनके सीने में हो रही है, उनके मन में हो रही है। उनको जूते चप्पल पहनाना अच्छा नहीं लग रहा। और इसलिए कमलनाथ जी ने जब सरकार में आए तो मेरे गरीब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के पांव में जूते चप्पल पहनाना बंद कर दिया, पानी की कुप्पी देना बंद कर दिया, साड़ी देनी बंद कर दी। अब हम दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कि ये आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन लें मैडम प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हां डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है?
ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डल रहा तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीना ही छीना। पैसे डलेंगे, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है। जैसे जूते चप्पल देना बंद कर दिया था, जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, जैसे बेटियों की शादी बंद कर दी, पैसे ही नहीं दिया, और जैसे बेगा भारिया शहरिया बहनों का पैसा बंद किया था, वैसे ही कांग्रेस अब लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं प्रदेश की बहनों को, इनके इरादे देख लीजिए। ये तो बहन विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है। यही है जिन्होंने शिवभानु सोलंकी जी, स्वर्गीय शिवभानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता कांग्रेस शकील खान। शकील जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। शकील जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों की दुश्मन है कांग्रेस। जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी पहले तो ये बताएं कि इनके कार्यकर्ता आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उसके बाद आदिवासियों के ऊपर गोली चलाने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए इन 18 सालों में क्या किया है? 5 किलो राशन दे करके, झोला दे करके, छाता दे करके, औरतों को साड़ी दे करके और मीठी मीठी लुभावनी बातों को करके शिवराज ने सिर्फ घोषणा की है। इसके अलावा शिवराज ने किया क्या है? आज जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए हमारा आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहा है। कोई भी जिला हो, किसी भी जिले में शिवराज सिंह सरकार ने कोई आदिवासियों के लिए कोई एक काम नहीं किया है ऐसा जिसकी उपलब्धि बता सके। जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने तमाम आदिवासी किसान भाइयों का कर्जा माफ करने का काम शकील जी, फिर भी शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है, हमने सिर्फ सम्मानित किया है। भाई, उनका विधायक प्रतिनिधि पेशाब करता है एक आदिवासी के ऊपर सर में, अब इससे ज्यादा सम्मान अब मत करें। शिवराज सिंह चौहान अब गद्दी छोड़े, शिवराज सिंह चौहान अब ज्यादा आदिवासियों का सम्मान बंद कर दे। ये सम्मान है? जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग मदमस्त हो गए सत्ता के नशे में चूर होकर के और लगातार आदिवासियों के साथ शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ है और आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी के साथ में आ रहा है। बैगा समाज को 1000 रुपए महीना देने का शिवराज सिंह चौहान भत्ता देते थे, उसको भत्ता को बंद करके रख दिया। किसी भी समाज को, किसी भी आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। आज आदिवासी समाज के लिए कोई महाकाल कॉरिडोर की तरह आदिवासियों का जो भगवान है, उनके लिए बिरसा मुंडा जी हो या दूसरे जितने भी हैं, उनके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया है। कोई ऐसा काम किए होते आदिवासियों के लिए तो समझ में आता। सिर्फ बोलने ही जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इससे पहले सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और हर मंच पर इसकी बात कर रहा है। वहीं बीजेपी जातीय गणना के पक्ष में नहीं है। बीजेपी विपक्ष पर जातीय राजनीति का आरोप लगा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते आते बीजेपी भी इसकी बात करने लगेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से अब देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी है। हो सकता है कि चुनाव आते आते भाजपा भी जातीय जनगणना की बात करने लगे। बिहार में
एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है जी। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो। और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। देश में एक माहौल बना है। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो। और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। देश में एक माहौल बना है। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो। और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। देश में एक माहौल बना है। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी कार्यकर्ता किशोर यादव। किशोर जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी किशोर जी, जाति जनगणना को लेकर के लगातार विपक्ष इस पर बड़ा बयान दे रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है चुनाव आते आते बीजेपी भी इसके समर्थन में आ जाए। देखिए स्नेहा जी, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं जी, ना कोई विकास का मुद्दा है, ना इनके पास कोई देश के राष्ट्रीयता का कोई मुद्दा है जी। ये किसी न किसी मुद्दे को तूल लेकर एक जो है एक मामले को विवादित बनाना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। क्योंकि ये जातिगत जनगणना जो है ये राष्ट्रीय स्तर के मसले हैं और निश्चित रूप पर इस पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो संगठन चलाता है जो पूरे देश में, वह इस पे अपना विचार करेगा, इस पर निर्णय देगा जी। ये झूठे इसको हम बीच में, अभी चुनाव 24 में है, अभी लंबा समय है, अभी इनके एजेंडे क्या होंगे, हमारे एजेंडे क्या होंगे वो भविष्य में तय करेंगे। एजेंडे में हमारे क्या आएगा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। अब माननीय अखिलेश जी उस एजेंडे को हो सकता है कि कहीं से ही भाप लिए हों या कोई नहीं था पहले जो बहुत दूर से लोग किसी चीज के बारे में वो महाभारत के संजय स्टाइल में देख लिया करते थे। ये सब चीजें हैं, ऐसा कुछ ये होगा तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आएगा। हम जो करते हैं वो सीना ठोक के करते हैं। ये लोग अभी से क्यों घबराहट पैदा कर रहे हैं आपस में? इनके अपने एजेंडे पे चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो अपने आप 2024 के चुनाव के पहले तय करेगी, उस पर विचार करेगी
हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर इतने संगठन है, इतने हमारी बड़ी व्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से जो विचार आएंगे वो हमारे जो कैबिनेट पास करेगा, जो हमारे संसदीय बोर्ड पास करेगा, वो हमारे एजेंडे में आएगा। अखिलेश जी को अपना एजेंडे पे चलना चाहिए, अपना एजेंडा लागू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और नीतियों पे उनको बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम देश में किसी जाति को बांटने की नीयत में नहीं है, ना हमारे यहाँ अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना हम संख्यक है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हर वर्ग में गरीब है, उन गरीबों के लिए हित की बात करती है। और इसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है 2014 में, तब से सबके साथ सबके विकास के रूप में 140 करोड़ जनता के हित में निर्णय लेती है और उसी निर्णय के तहत भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान के तहत चलती है। तो बाकी हम इन लोगों के कमेंट पे अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहते जी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और हमारे जो संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारा एजेंडा आएगा, उस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें पूरी तरीके से इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है जाति जनगणना को लेकर के कि क्या वाकई 2024 में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। फिलहाल अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से जोर शोर के साथ तैयारी की जा रही है। इस बार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बनने के बाद मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर की उम्मीद है। इस बीच एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आने वाले चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की 39 पार्टियों को बुलाया था। इस बैठक में हम सब लोगों ने तय किया कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को समृद्ध देश बनाना है। हमें उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है, विश्व गुरु बनाना है और फिर अर्थव्यवस्था सही करना है। हम सभी को एक बार फिर से मोदी जी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। संजय निषाद उन लोगों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए जो बीजेपी के साथ रहकर पार्टी विरोधी बातें करें। संजय निषाद ने कहा कि जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गांव जाकर पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, ऐसे घुसपैठिए नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और गांव में जाकर कहेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसका मतलब है कि वो 2024 के वोट को खराब कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि हमने तो अपने लोगों को अस्वस्थ कर रखा है कि जिस तरह से आप अपर कास्ट के लोगों और महिलाओं को आरक्षण मिला है। धैर्य रखो, निश्चित रूप से आपका आरक्षण छीनने वालों को हटाओ और देने वालों के साथ आओ। संजय निषाद ने इस दौरान विरोधी दलों पर भी निशाना साधा और एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि बता दें 2024 के चुनाव को लेकर के संजय निषाद ने पूरी तरीके से निषाद पार्टी को मैदान में उतारने की बात कर दी और उन्होंने कहा कि हम दमखम के साथ पीएम मोदी को जिताने के लिए मैदान में कार्य करेंगे और हमारी पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से पीएम मोदी की जीत तय है और विपक्ष की हार तय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग यहाँ बीजेपी में रहते हुए भी इंडिया के समर्थन में या फिर गांव में जा करके बीजेपी का विरोध करते हैं, उनसे हमें दूरी बना लेने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार संजय निषाद किसकी ओर इशारा कर रहे थे? वो कौन से दल हैं जो एनडीए में होते हुए भी आरक्षण की बात करें? और क्या वाकई बीजेपी आरक्षण से इतना दूरी बनाना चाहती है? पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये बात कह के एक बार फिर से संजय निषाद ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया, जिसके बाद विपक्ष जहां संजय निषाद के ऊपर हमलावर है, वहीं पूरी तरीके से विपक्ष की बातों पर संजय निषाद ने जवाब देने का कार्य किया। संजय निषाद ने साफ शब्दों में कह दिया कि जातीय आधार पर अगर ये चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इनका भला नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
विकास जी, जिस तरीके से संजय निषाद ने साफ शब्दों में कह दिया कि 2024 के लिए कुछ लोग बीजेपी में रहते हुए भी वोट खराब करने का काम कर रहे हैं, एनडीए के साथ हैं लेकिन गांव जाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये किसकी ओर इशारा कर रहे थे संजय निषाद? देखिए, मुझे नहीं पता कि संजय निषाद जी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग हैं बड़ी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ हैं। जो भी राजनीतिक गठबंधन है वो उनका भी हमारा विश्वास अडिग है और वैसे ही विश्वास कायम हमेशा रहा है और 2024 में भी हम उसी विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या उनका इंटेंशन है, ये तो वही बता सकते हैं। जी विकास जी, जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग बीजेपी के अंदर खाने भी या फिर ये कहें कि एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के चुनाव में आरक्षण का समर्थन ना करना बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा? मुझे हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण का विरोध कहाँ किया बीजेपी ने। मुझे एक भी हमारे किसी बड़े नेता का बयान आप दिखा दीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति ने ये कहा हो कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं। बिल्कुल, कहीं अगर कहा हो तो मुझे बताया जाए। निसंदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी। विकास जी, लेकिन ये जो आरक्षण की बात विपक्ष कर रहा है कि जातीय जनगणना करने के बाद सबको उनका हक दिया जाए और आरक्षण दिया जाए, सवाल इस पर है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस देश पर 50 साल से ज्यादा शासन किया। उत्तर प्रदेश में 50 साल से ज्यादा सरकार रही, तब इन्हें जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई? और जब आपको जातिगत जनगणना के बाद भी आर्थिक आधार पर ही लोगों का सहयोग करना है, तो फिर सीधे सीधे आर्थिक आधार पर क्यों नहीं होना चाहिए? यह भी इनसे पूछ लीजिए। इसमें जाति का कहाँ रोल हो जाता है कि अखिलेश यादव जी BMW से चलेंगे लेकिन जातिगत आरक्षण का लाभ लेते हुए हमेशा उस चीज का लाभ लेंगे? ये कहाँ है? ये कहाँ का न्याय है? मुझे अखिलेश यादव जी बताएं। लेकिन नहीं बताएंगे। यही दोहरी नीति है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं का जो फूट डालो और राज करो की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे विषयों को लेकर के आए हैं। इनके पास बताने के लिए नहीं है कि इस देश में 50-50 साल, उत्तर प्रदेश में 50-50 साल शासन करने के बाद इन्होंने दिया क्या इस देश को, उत्तर प्रदेश को। इनके पास ये बताने के लिए नहीं है, इसलिए ये एक नया प्रोपोगंडा फूट डालो और राज करो की नीति लेकर के आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, पूरी तरीके से संजय निषाद के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।